खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, चंद दिन पहले जो मनाज़र हमने ओवल ऑफिस में देखे, तारीख़ में ऐसा कम ही हुआ है। और हमने ये देखा कि इवन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, बंदे मर रहे थे, करोड़ों में लोग मर रहे थे, मगर इतना गिरा हुआ कल्चरल लेवल हमने नहीं देखा कि एक सदर जो है उसके साथ इस तरह बहस हो रही है जिस तरह के किसी एक चीफ टी स्टॉल पे भी गुफ्तगू नहीं होती। तो ये जो गिरावट कल्चरल, और फिर इसमें कई और भी इसबाक शामिल हैं, उसमें हम बात करेंगे कि जिस तरह आप इस्तेमाल होते हैं एक टिश्यू पेपर की तरह, जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेज हैं उनके जो एक लाइफलेस स्पान की तरह यूज़ करके आपको फिर वो ऐसे फेंक देते हैं जैसे टिश्यू पेपर को फेंक दिया जाता है। यही हालत है। इसकी बात आगे भी हम करेंगे, हमारे साथ मेहमान होंगे। और ये अब यूरोप क्या चाहता है कि ये यही काम करवाना चाहता है। अमेरिका जो बाइडन ने करवाया था ज़ेलेंस्की से, एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर उसे इस्तेमाल करेगा, और कितने दुख झेलेंगे यूक्रेन के अवाम, इस पर हमारी बात और गुफ्तगू होगी। उधर यूरोपीय ममालिक में जो लेवल वहाँ पर गिरा है, मैंने एक यूरोपियन कैपिटल में एक लॉ मेकर को जो लफ्ज़ और गालियाँ इस्तेमाल करते हुए इसके लिए सुना है ट्रंप के लिए, अल्लमान अल हफीज़, हम वो उसे दोहरा भी नहीं सकते। तो ये क्या ज़माना है, ये कैसा वक्त है, इस पे बात करेंगे। और IMF आ चुका है, उसने रिव्यू शुरू कर दिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे हम बात करेंगे। बिजली सस्ती नहीं होने देगा, होने देगा, क्या मामलात हैं मियाँ साहब, आपसे एक्सक्लूसिव स्टोरीज हम लेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माशाल्लाह इस महारत से हम अपनी जो कैबिनेट को बढ़ाए चले जा रहे हैं। हमें एक छोटी स्मार्ट गवर्नमेंट की ज़रूरत है। हम दो टके के लिए, दो पैसों के लिए लाइन हाजिर है। हमारे डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है IMF, और जहाँ हर जगह जाके जो है वो हमारी सरजनिश हो रही है। और हमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा बाय द वे, मगर बहरहाल वो हमें देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। और हम एक कैबिनेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, जैसे ये दादाजी की दुकान है हलवाई की ना, दुकान है हलवाई की, और दादाजी की वहाँ पे फातह खानी की तकरीब है। जी, हमारे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद है। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर, हमने बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक रोज़ देखी, बड़ी बड़ी जंगें देखी आपने, आप एक वेटरन हैं, और बड़े बड़े, मगर जो हमने ये ओवल ऑफिस में कल मनाजिर देखे, क्या इतना कल्चरल लो लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल पे कभी आपने तस्वुर भी किया था? जनरल साहब, पहले तो मैं इस पे आता हूँ और फिर मैं दूसरा सवाल दोहराऊंगा या मियाँ साहब दोहराएंगे। जी जनरल साहब। देखिए काजी साहब, ऐसी तो हैरान कौन बात यह है कि ये हुआ है, और शॉकिंग बात यह है कि इसको जो लोग हैं वहाँ के, उन लोगों को जो सब दुनिया के हर सामने हमें मॉरल अथॉरिटीज़ पे और मॉरल वैल्यूज़ पे लेक्चर बाज नहीं आते, उन्होंने उनको गले से नहीं पकड़ा अपने लॉ मेकर्स को, अपने को जो प्रेसिडेंट थे उनके। ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि काजी साहब किस हद तक हम गिर जाएंगे। और ये जो सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडरान है, जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड का क्या कहते हैं वो लीडर समझते हैं और बात करते हैं हमें वो हक़ाक़ की नज़र से देखते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि भाई उनको भी शर्म आनी चाहिए। हमें तो खुद अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि हमें कैसे लोग हैं जो पाकिस्तान को या पाकिस्तानी को हमें हक़ाक़ की नज़र से देखते हैं। अच्छा जनरल साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जमील अहमद, सीनियर सफारतकार हैं और डिप्लोमेसी की दुनिया में माशाल्लाह बड़ा एक नाम। बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब। हजूर, हमने अभी जनरल साहब से भी बात की, और एक तो हमने उसी वाक़े की बात की कि इट वाज वेरी अनलाइक, यानी एक डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स और नाम्स तो क्या, ये तो गली मोहल्ले में भी नहीं होता जो हमने ज़ेलेंस्की वाला मामला देखा। इस पर तो आप भी अपना टेक दीजिएगा। और साथ ही ये जो अब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ओलिगार्की, जिस तरह बाइडन ने इस्तेमाल किया और अब और मुखालफिन भी कर रहे हैं, तो क्या ये बाकायदा इफेक्टिवली बिग बिजनेस ने या ओलिगार्क्स ने कब्जा कर लिया है अमेरिका पर, और क्या ये खौफजदा होने की बात है? जमील अहमद साहब। जी, ये तो खैर चलिए सतही तौर पर तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसके गहराई को भी अगर थोड़ा सा बाद में एग्जामिन कर लेंगे तो काफ़ी नाजरीन को इसमें शायद कोई इंटरेस्ट नज़र आए। पहली बात तो ये है कि यस, ये बिल्कुल ओलिगार्की टाइप एक इलीट्स का एक कैप्चर हो गया है जो कि हुकूमत पर, और वो क्योंकि वहाँ की आवाम ने उनको वोट दिया है और खूब दिया है, और लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी उनको जितवाया है, तो वो उसकी बहरहाल हमने अमेरिका एक सुपर पावर भी है और सॉवरेन कंट्री भी है, वो उनका मामला है। सवाल ये पैदा होता है तो उसके मज़मरात दूसरों पर, जैसा कि वाइट हाउस में यानी कि ओवल ऑफिस में पहली मरतबा
अमेरिका की तारीख में ये जो नज़र आया हमें तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू, इसको अगर शाइस्ता अंदाज में पेश किया जाए, वरना तो देख लें कि जिस तरह गली मारने वाली बात है वो भी नज़र आती है इसमें से। तो बड़ी तज़हीक आमेज़ तरीके से, नॉन डिप्लोमेटिक, अनकन्वेंशनल तरीके से ये गुफ्तगू वहाँ हुई और कैमरे के सामने हुई। पहले भी वन ऑन वन में कभी कभी तुर्शी आ जाती थी, लेकिन वो पब्लिक में नहीं आती थी। जब बात पब्लिक में आ जाए तो दो कौमें आपस में आमने सामने हो जाती हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि आप अमेरिकन की तज़हीक कर रहे हैं, हालांकि उसके बरक्स बात भी चल रही थी साथ साथ। तो पहली तो इसकी बात यह है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में आप जितनी भी अब तक फैसले हो रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वो बिलियनर्स का जो एक टोला है वो हावी है इस वक्त हुकूमत पे। और मैंने पहले ही बता दिया कि लोगों ने वोट दिया है, तो उस लिहाज से वो अब रहा सवाल कि अमेरिकन के साथ क्या होना है, उससे तो दुनिया का इतना ज़्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन कल भी मैं गुफ्तगू कर रहा था कि ज़ाहिर है कि अमेरिकन भी इसका ब्रंट उनको भी आएगा, ख़ास तौर पर जो पे चेक टू पे चेक हैं वहाँ गुजारा करने वाले अमेरिका में लोग, उनको मेरा इशारा टैरिफ की तरफ है और उससे कंज्यूमर प्राइस वगैरह बढ़ने की तरफ है और बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो दुरुस्त है, लेकिन जब यहाँ इस किस्म के ओलिगार्क और एलीट्स का जब किसी जगह तसल्लुत हो तो उनकी एक पूरी एक सब कल्चर है, एक पूरी नफ्सियात है। उस नफ्सियात के तहत वो फैसले जब इस्टेब्लिशमेंट से उनके या उनके इदारों से उन तक जब रिकमेंडेशन पहुंचती है तो उसी तरीके से बिल्डोज करने की कोशिश करती हैं या हावी आने की कोशिश होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जमील साहब। मैं जनरल साहब से एक सवाल करूंगा। जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल है, जनरल साहब आपसे एक सवाल है कि यूरोप कहता है कि हम अमेरिका के बगैर जो है वो सबको अपना दिफा कर लेंगे, और आप क्या समझते हैं कि यूक्रेन जो है वो अमेरिकी इमदाद के अलावा, अमेरिकी इमदाद के बगैर जो है वो जंग लड़ सकता है रूस से, और कितनी देर जंग लड़ेगा? और नेटो जो है अगर अलग करती है अमेरिका को और यूरोप जो है नेटो को ओन कर लेता है, तो फिर क्या यूरोप जो है इतना सरमाया उसके पास है कि वो नेटो भी चला लेगा, यूक्रेन की जंग भी लड़ लेगा? और इस हवाले से तुर्की का क्या रोल होगा? देखिए, तुर्की तो मेरा ख्याल है अपने आप को लदे रखे तो बेहतर है। उनको एक तरफ रहना चाहिए। ये लड़ाई है बहुत ज़्यादा यूक्रेन के बारे में नहीं है, लड़ाई एक और है ये कि इस वक्त दुनिया में जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है पावर बैलेंस का, उसमें यूरोप कहाँ पे खड़ा होगा? अमेरिका की तो अपनी एक हैसियत है, यूरोप हो या ना, उसके बगैर भी अमेरिका की एक हैसियत है। क्या यूरोप जो, अगर आपने शायद पढ़ा होगा कि फ्रांस यूक्रेन से एक डील कर रहा है, चंद साल डेढ़ साल हो गया है कि हमें जो मिनरल डेवलपमेंट की अथॉरिटी जो हमें दे दो, हम आपको मिनरल डेवलप करके देंगे इसमें। तो यूरोप के अंदर भी डिवीजन होगी। देखिए, जब थोड़ा सा प्रेशर बनेगा तो यूरोप खुद भी डिवाइड हो जाएगा। फ्रांस ने हमेशा अपने आप को लदा रखा है। बरतानिया के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि बरतानिया तो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट द अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला। यूरोप कुछ कोशिश करेगा भी तो चंद साल में यूरोप भी गिर जाएगा, क्योंकि यूरोप की जो इकोनॉमीज हैं वो इतनी बड़ी नहीं है जितना ज़्यादा अमेरिका ने इसको बैकअप किया था, या अमेरिका की जो टेक्निकल या मिलिट्री सपोर्ट या थी या दूसरी सपोर्ट्स को हासिल थी। क्योंकि अमेरिका एक तरफ रूस के सामने था, दूसरी तरफ चीन के सामने था। हाँ, यूरोप का ये हो सकता है कि यूरोप रूस से सुलह कर ले, रूस के साथ अगर यूरोप की सुलह हो जाए फिर एक यूरोप की जो एक ताकत बनती है वो शायद अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। एनीवे, यूक्रेन अपने सर पे नहीं लड़ सकता। यूक्रेन को ज़ेलेंस्की साहब ने तबाह करके रख दिया हुआ है इस वक्त, और 500,000 यूक्रेनीज आर डेड। यूक्रेन आर्मी इज ऑलमोस्ट नॉट देयर। ये तो हालत ये हो चुकी हुई है कि उनको अगर थोड़ा सा भी प्रेशर और बनेगा, रूस अगर थोड़ा और अपने आप को मजबूत करके चीन की मदद से आगे बढ़ता है तो यूक्रेन विल बी फिनिश। अच्छा जनरल साहब, आपने एक बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात आपने पॉइंट आउट की है। मैं जमील अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जो जनरल साहब ने एक बात की है कि एक तरफ तो वो कहा था ना लेनिन ने कि वॉर इज टेरेबल, और किसी ने लेनिन ने कहा था यस इट इज टेरेबली प्रॉफिटेबल। ये गिद्धों की तरह देख रहे हैं जो ये इसका खाम और रॉ मटेरियल जो है मुल्कों के अवाम है, और ये सारे मिनरल्स और धातें देखते फिरते हैं। ये किस किस्म की वर्ल्ड रूलिंग एलीट मुसल्लत हो रही है जमील अहमद साहब? जी हाँ, देखें, नेशन स्टेट्स में हमेशा वहाँ की एलीट या वहाँ के जो हुकूमतें हैं वो उससे फ़ायदा उठाना चाहती हैं, और अमेरिका ने की जो मिलिट्री प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जो हथियारों की इंडस्ट्री है, वो तो एक बहुत बड़ा माफिया है। ये बहुत सारी जगहों पर इसका तस्करा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कर चुके हैं इसका तस्करा। आप इसकी बात कर लें, कल 2.86 बिलियन की जो कल इमदाद या कर्ज दी है यूके ने, और जब
उसका अनाउंस करने के बाद फ़ौरन अनाउंस किया गया कि हाँ ये हथियार जो है हम ये स्कॉटलैंड में बनाएंगे, वहाँ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और वहाँ से फिर ये हथियार बना के इन पैसों का वो लेके चले जाएंगे यूक्रेनियन। तो वो तो ज़ाहिर है ये पहले भी होता आया है और अब भी ये बड़ी कौम है। और ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि हमने आप पर इतने पैसे खर्च किए हैं, वी हैव टू रिकवर दैट। उसने बड़े उसमें कोई लगी लुटी नहीं रखी ट्रंप ने, और कह दिया कि जी हम तो ये अपने टैक्स पेयर के पैसे हैं हम लेके आ रहे हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान से भी हम हथियार लेके आ रहे हैं। तो लिहाजा वो उसकी तमाम पैटर्न देख लें इलेक्शन कैंपेन से लेके अभी तक, और वो यही पैटर्न है कि अपने कौम को ट्रंप ने ये इंदिया दिया है कि वो अब अमेरिका के पैसे ना जंगों पे खर्च करेगा, ना नेटो पे खर्च करेगा, ना दूसरों की हिफाजत पे खर्च करेगा। वो अपने पैसे जिसके कि $37 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका का, वो तो अगर पेपर करेंसी ना हो और आज अगर डॉलर में लेन देन ख़त्म हो जाए तो अमेरिका तो बिल्कुल बैठ जाएगा। तो उस लिहाज से वो अपने कौम को ट्रंप उसने ये जो इंदिया दिया है उसके साथ वो चल रहा है। तो ये बात दुरुस्त है कि कौमें फ़ायदा उठाती हैं दूसरों की मजबूरियों से, दूसरों के मामला से, कि आप जहाँ जहाँ बड़ी ताकतों ने अपना तसल्लुत हासिल किया है। जिन मैं लीबिया में जब सफ़ीर था तो वहाँ एक बड़ी कॉन्फिडेंशियली अमेरिका का सफ़ीर वहाँ जो मेरा काउंटर पार्ट था उसने एक दफ़ा बस बड़े उसमें एक इनफॉर्मल से 1-on-1 गपशप में वो स्कूबा डाइविंग मेरे साथ किया करता था। तो ज़रा स्कूबा डाइविंग में फ्रैंकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ जो उसने तस्करा किया, मैंने अपने किताब में भी तस्करा कर दिया कि विल सेट हिम राइट। ये अल्फाज उसने एक सफ़ीर ने किए थे और कुछ अरसे के बाद वो ही वॉज सेट राइट कदाफ़ी साहब। कहने का मकसद ये है कि जो नेशन स्टेट्स हैं उनको अपने पावर पे घमंड होता है। अमेरिका का $800 बिलियन का उनका मिलिट्री का बजट है, जन साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे, और वो मिलिट्री माइट अब भी दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है। जन साहब मैं यही सवाल जो है आपकी तरफ लेके जाऊंगा। जो यूरोप है, यूरोप इस वक्त जो है वो जिस सतह पर पहुंच गया है, अब यूरोपियन ममालिक ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें एटमी सलाहियत जो है वो हासिल करनी चाहिए। कल तक जो यूरोप ये कहता था कि एटमी सलाहियत किसी के पास नहीं होनी चाहिए, आज वो एटमी सलाहियत की बात कर रहा है और जर्मनी की तरफ से ख़ास तौर पर ये बात हो रही है। जनरल साहब ये क्या हो रहा है सर कि एटमी सलाहियत पे सलाहियत, अगर यूरोप क्या एटमी सलाहियत हासिल कर सकता है, क्या अमेरिका उसको करने देगा? और दूसरा, ट्रंप कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें हमारा असला है, हम वापस लेंगे, और अफ़गानिस्तान की जंग जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। तो सर ये क्या हो रहा है, इस पर अपना टेक दीजिएगा काइंडली। नंबर एक तो देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि न्यूक्लियराइजेशन का, वो यूरोप इतने टेक्निकली एडवांस है कि वो कर सकते हैं उसको, उनके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए उनकी। लेकिन क्या वो ये करना चाहेंगे? क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो अमेरिका की सूरत में हासिल था, वो से जब भी आप ये जो है ना ये अपनी पोजिशनिंग हो रही है, इससे ज़्यादा आगे देखिए जब चलेंगे तो ये आपस में इनकी बातचीत फिर सेट हो जाएगी। यूरोप को भी पता है कि अकेला चाहे पहली जंग अजीम हो चाहे दूसरी जंग अजीम हो, जब तक अमेरिका बीच में नहीं आया, यूरोप को तो चीथड़े उड़ा के रख दिए थे उन्होंने, तो यूरोप का भी यही हाल होगा। तो यूरोप को पता है इस चीज़ का, खासतौर पर बरतानिया को। फ्रांस देखिए, फ्रांस ने हमेशा पहले भी आपने को अलहदा रखा है, वो अपनी पोजीशन अलहदा बना के मारता है। जर्मनी का मसला ये है कि जर्मनी को तवानाई की सख्त ज़रूरत है, कौन सप्लाई करेगा उसको? तो उनके मसाइल सबके हैं ये। आप तो इसलिए हम इतने ज़्यादा वो यूरोप आज खड़ा होकर कुछ करने के काबिल है। यस, सेवन के पास टेक्नोलॉजी भी है, माइट भी है वैसे, लेकिन उनको ये अंदाज़ा है कि यूरोप तन्हा यूरोप जो है ना बिल्कुल लदा होके चीन और रूस के साथ ताल्लुकात अपने बना ले, उस हद तक बना ले जैसे अमेरिका के हैं, लेकिन वो नहीं होगा। ये कल्चरली भी अदरवाइज भी दे वेरी स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके सेपरेट होंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि अफगानिस्तान से क्या वो हथियार लेके चला जाएगा, हैरानगी की बात है वो किस हथियार लेंगे, किससे? वो उन्होंने किसी को बाकायदा हैंड ओवर किए तो लेंगे ना उससे। उसका कहने का अगर मेरा मतलब ये है कि मैं जो शुरू से कहता आया हूँ कि अमेरिका इस खत्ते से नहीं गया। वो जो अफगान फौज थी, जो अफगान इंटेलिजेंस थी, या जो अमेरिकन ट्रेंड या अमेरिकन सपोर्टेड लोग वहाँ पे मौजूद थे, मौजूद हैं, हथियार उन्हीं के पास हैं। वही लोग अमेरिका की बहस पे, अमेरिका की भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरफ भी नजर नहीं, आप जो बाकी मर्जी बात कर लें, लेकिन वो अफगानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इस खित्ते को छोड़ना, अफगानिस्तान से निकलना तो मकसद है, खित्ते को छोड़ जाएंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को वो कभी इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे वो। अच्छा, बात को आगे डेफिनेटली
डॉक्टर साहब अंडर प्रेशर। जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं कि इस तरीके से वो डिवोर्स नहीं होगी अभी यूरोप में और उनके माबैन, मगर मैं एक और एंगल से आ रहा हूँ कि ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, एलन मस्क है, और ये सब कह रहे हैं जी हम वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो ब्रेटन वुड ट्रीटी था, इसके बाद ये जो आपका वाशिंगटन कंसेंसस था, ये तो टूल थे जिसके ज़रिए अमेरिका ने डोमिनेट किया दुनिया को और गरीबों की ज़िल्लत में इजाफा करके अपना इकबाल बुलंद रखा। तो क्या ये इतने बेवकूफ़ हैं कि ये सारे USAID वगैरह ये नहीं, ये तो इवन NGOs के पैसे खा जाते रहे, आपको पता है अगर आप रिपोर्टें जाके देखें तो विल दे डू दैट? और ये इस तरह गो अलोन हो जाएगा डॉक्टर साहब? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स शुरू में हुई है, जो उन्होंने वादे किए हैं कि हम अपने खर्चे बचाएंगे, लेकिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का ये सबसे अवलीन टूल है। जितने भी इदारे, ख़ासतौर पे वर्ल्ड बैंक की उनकी में ज़्यादा पार्टिसिपेशन, और इसी तरीके से उनकी IMF में ज़्यादा पार्टिसिपेशन, उनका इन्फ्लुएंस FATF में, उनका इन्फ्लुएंस OECD में, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो पॉलिटिकल उनकी विंग है, यानी पॉलिटिकल जो उनका डिपार्टमेंट है जिसका अंडर सेक्रेटरी जनरल वो कभी भी अमेरिकन के अलावा कोई और नहीं आया है। इसी तरह OECD में हमेशा अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी जनरल्स आई हैं। तो कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, और अमेरिका की अपने फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ को हासिल करने के लिए ये तमाम इदारे, और इसका जिक्र एक मिलिट्री मैनुअल में भी दिया हुआ है, और मिलिट्री मैनुअल में ये दिया हुआ है कि मिलिट्री अहदाफ को हासिल करने के लिए भी वो अपने इन इदारों से की मावनत हासिल करेंगे। तो ये क्योंकि मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच के तहत अमेरिका काम करता रहा है। आप ये हत्ता के परसों के एक वीलॉग में जेफरी सेक्स की वो एक है टॉक है, जिसमें जेफरी ने ये बताया है कि अमेरिका तकरीबन 100 के करीब ममालिक में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजीम चेंज करने के लिहाज से भी वो मुलविस रहा है। तो वो किस तरह रहा है? वो इन्हीं इदारों के तहत, या फिर इराक या लीबिया में जिस तरह डायरेक्ट इंटरवेंशन, या अफगानिस्तान डायरेक्ट इंटरवेंशन के तहत डायरेक्ट इंटरवेंशन कम करता है, लेकिन ये इदारे आ जाती हैं। एक लाइनर अगर मैं इसके बारे में बता सकूं कि पाकिस्तान में भी 39 प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी की टोटल वैल्यू 90 से लेके 100 मिलियन तक है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। हमारे सारे सेक्टोरल बजट मौजूद हैं, उन बजट्स को थोड़ा सा रीफ्रेम करके। इसी तरह दूसरे ममालिक फिलहाल तो ये झटका बर्दाश्त कर लेंगे। चलो सब, मेरा आपसे सवाल है, टाइम थोड़ा है, मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या इस वक्त जो यूरोप और अमेरिका जो है वो बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त थानेदार तो दुनिया का जो है वो अमेरिका है, और यूरोप कह रहा है कि हमें नया लीडर चाहिए। और नया लीडर कौन होगा जनरल साहब? क्या चीन इससे फ़ायदा उठाकर नया लीडर के तौर पर सामने आ सकता है? देखिए, चीन यूरोप की हद तक नहीं, चीन तो इंटरनेशनल लेवल पर आप देखिए तो अमेरिका के सामने खड़ा है। वो तो वर्ल्ड लीडरशिप की रोल में आने की पोजीशन में है इस वक्त, और वो आ सकता है चीन। यूरोप ने हमेशा से ही एक सेकेंडरी पोजीशन में रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ थे, जब अगर उससे अलग होने चाहें तब भी। तो यूरोप तनहा एज ए एंटिटी वो एक क्या कहते हैं, एक वेट तो उसका है, लेकिन वो बजाते खुद जो इंटरनेशनल जो लीडरशिप है, लीडरशिप जहाँ पे जिस तरीके से हम बात कहते हैं कि अमेरिका इज वर्ल्ड लीडर, या चीन या रूस इस पोजीशन में है या करने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोप की ये पोजीशन नहीं रहेगी। क्यों? यूरोप की जो अंदरूनी इख्तलाफात है ना, मत भूलिए। अभी चूंकि बाहर का दुश्मन साथ है तो इसलिए आपस में आपको अट्ठे नजर आते हैं, लेकिन यूरोप अंदरूनी तौर पर भी उनकी कंट्राडिक्शंस हैं, तो वो भी सामने आएंगी। अनलेस देयर इज अ कॉमन एनिमी, उनके खिलाफ इकट्ठे होकर खड़े हो जाए, बात कर ले, वरना यूरोप के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ जाएंगे। तो यूरोप को ठीक है, नया लीडर चाहिए, वो सिर्फ ट्रम्प साहब की बात कर रहे हैं। नया लीडर कहाँ? वो चीन के साथ, चीन वो रोल प्ले नहीं कर सकता इस वक्त, खास तौर पे जब तक चीन अपने आप को जो है ना आउट गोइंग एक मिलिट्री पावर के तौर पे सामने ना लेके। अभी तक तो चीन सिर्फ अपनी इकोनॉमी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लाइक अमेरिका, चीन अभी तक अपनी मिलिट्री माइट का जो है ना उसका इजहार नहीं किया इस तरीके से, इससे अमेरिका ने किया है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक यूरोप इकोनॉमिकली तो एक चीज़ बन सकता है, लेकिन जब तक एक मिलिट्री लेवल पर चीन और रूस उस पोजीशन में नहीं आते, इस पोजीशन में अमेरिका है, मेरा ख्याल है यूरोप विल स्टिक विद अमेरिका। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, जनाब डॉक्टर जमील अहमद साहब,
हमने एक दुनिया बहुत बड़ी करवट ले रही है, पलट ज़रूर रही है, मगर इसमें कुछ फैक्टर्स और हैं। अभी हमारे पास एक सेगमेंट है जिसमें डॉक्टर इकरामुल हक भी हमारे साथ होंगे, उसमें हम नेशनल के अलावा इंटरनेशनल बात करेंगे और फिर ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे कि जहाँ एक तरफ ये बड़ी ताकतें और ये आपस में लड़ रहे हैं और मसल फ्लैक्स कर रहे हैं, वहाँ आवाम के सैलाब भी यूरोप में निकल रहे हैं। और हम आके देखेंगे कि कैसे ग्रीस में लाखों की तादाद में लोग निकल आए, 2 साल बाद वो एनिवर्सरी थी एक हादसे की। तो ये तमाम वो डिसकॉन्टेंट है, ये वो बेचैनी है जो आवाम में हमें नज़र आ रही है। ये किधर लेके जाएगी और हालात का किस तरफ बैठेगा, किस करवट, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, IMF का वफ्द आ चुका है और अब मेरे ख्याल में उन्होंने फ़ैसला भी करना है और अभी कुछ दिन यहाँ वो रहेंगे। मियाँ साहब, अभी हम कोशिश कर रहे हैं हम रब्ता करने की डॉक्टर इकरामुल हक साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो IMF का एक वफ़द आ चुका है और अब ये मेरे ख्याल में कोई फाइनली एक डिसीजन भी होना है, हम तो इस हवाले से पूछना चाह रहे थे आपसे कि बिजली, एक खबर आई कि बिजली सस्ती करेंगे और माशाल्लाह ये आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, IPP से साड़ी गल हो गई है और मगर मतलब माल तोड़ प्रोग्राम जारी है। और क्या कोई बिजली में कीमतों में कोई कमी होती नज़र आ रही है सारे अरेंजमेंट में डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो IMF की टेक्निकल टीम ने, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल हो गया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, मामलात जो है वो ठीक नहीं है। जो आपने हमें अपने अखराजात दिखाए हैं डेवलपमेंट के और जारी, उनमें बहुत घपले हैं। तो हम आपका इस दफ़ा फोरेंसिक ऑडिट करने का इरादा रखते हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान यानी कि उन 2-3 मुल्कों में, एक दफ़ा श्रीलंका का हुआ था कि किसी अदारे ने किसी मुल्क के फोरेंसिक ऑडिट की बात की हो, और ये एक दफा अर्जेंटीना का हुआ। तो पाकिस्तान अब माफी चाहता हूँ, ये किस चीज का फोरेंसिक ऑडिट करना जा रहे हैं, किस चीज का मुकम्मल इख्तियार चाहते हैं? बल्कि उन्होंने कहा है कि आइंदा से ये कीमतें कम करने की या कोई बड़ा मंसूबा बनाने की बात हो तो पहले आप हमसे इजाजत लिया करें, हमें वो दिखाया करें और खुद मत अनाउंस किया करें। तो अब यूँ लग रहा है कि जो हमारी गुलामी थी वो पहले तो सिर्फ शायद IMF हमसे सख्त हाथ करता था, मगर अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमें बहुत ज़्यादा कर्जा देता है और वर्ल्ड बैंक जिसने अभी $20 बिलियन देने का इंडिया दिया था, ये अब तीनों मिलकर हमारे जो हुकूमत है उसके ऊपर इंतहाई नापसंदगी का इजहार कर रहे हैं। किसी एक हुकूमत से नहीं, वो काफ़ी, उन्होंने कहा सर ये फोरेंसिक ऑडिट किस चीज़ का होगा? क्या फोरेंसिक ऑडिट जो है वो बिजली का हवाले से होगा या हमारे अखराजात के हवाले से होगा, हमारे जो आमदन है उनके हवाले से होगा? तो ये बड़ी तशवीश की बात है। डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ये फोरेंसिक ऑडिट किस चीज का करना चाह रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। ये फोरेंसिक ऑडिट किस चीज का करना चाह रहे हैं? जी जी काजी साहब, डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं पिछले 10 साल में आपने जो पिछले 10 साल में उसके ऊपर सख्त एतराज़ात हैं और अब तो ये पता चला है कि आपके जो इवन जारी हुकूमत हैं वो आप हमें गलत बताते हैं, फिगर्स कुछ बताते हैं, एक्चुअली कुछ और हो रहे होते हैं। यानी ये उन पे हम पे एक विंडो ड्रेसिंग का और आप समझिए फिगर फजिंग का और गलत रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हमें इसे और भी सुनना चाहेंगे अगर हमारा दोबारा राब्ता किसी तरह से बहाल हो। मियाँ साहब, उनका ये कहना है कि ना सिर्फ एक बल्कि तीनों डोनर एजेंसीज या बैंक्स जो हैं वो ना सिर्फ कि हमसे नाराज़ हैं डॉक्टर साहब के मुताबिक, बल्कि फिगर फजिंग का पहले भी इल्ज़ाम लगा और वो कह रहे हैं कि फोरेंसिक ऑडिट का इससे पहले सिर्फ श्रीलंका के साथ ये हुआ। तो इस तरह का मिसट्रस्ट जो हमारे दरमियान है, ये मियाँ साहब ज़रा इस पर आप भी रोशनी डालें। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने ज़रा हमारा सिस्टम में पता नहीं कुछ इशू था आजकल, ये क्या मामलात हैं इंटरनेट के, तो ये वो ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक ऑडिट करेंगे और फिर इसका मतलब है हम इसे फाइनल ना समझें। ये जो 1.1 बिलियन जो हमें चंद हफ्तों में या कुछ अर्से में दरकार है, मियाँ साहब काजी साहब शायद ये 1.1 बिलियन जो है ये मिल जाए, लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक फोरेंसिक ऑडिट जो है वो होना है। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे उनका कहने का मकसद ये था कि जो हमारे अखराजात हैं, जो हम अदादोशुमार देते हैं IMF को, वर्ल्ड बैंक को और एशिया डेवलपमेंट बैंक को, वो कहते हैं कि ये गलत हैं, ये जो है वो इसमें फोर्जरी की होती है और इसको गलत अदादोशुमार पेश किए जाते हैं। इसका फोरेंसिक ऑडिट होना ज़रूरी है। आज की जो डेवलपमेंट है वो काजी साहब वो ये है कि IMF ने
जो बिजली की कीमतें हुकूमत ने एक प्रोग्राम बनाया था कि 10 रुपये फ़ी यूनिट तक सस्ती करेंगे, और वज़ीर आज़म भी IMF के टीम को मिले थे और बल्कि उनके जो सरबराह हैं खातून उनको मिले थे दुबई में। लेकिन IMF ने कहा है कि ये अब फौरी तौर पर आप नहीं कर सकते, इस हवाले से हमें मुतमिन करना पड़ेगा, फिर आप इसकी रीबेसिंग करेंगे। पहले तो हुकूमत चाह रही थी कि इसको जनवरी से रीबेसिंग इसकी करके इसको जो है वो 10 रुपये फ़ी यूनिट तक जो है वो सस्ती की जाएगी बिजली, लेकिन IMF फिलहाल नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, IMF ने कहा है कि 4,457 अरब रुपए के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में या दीगर अदालतों में पड़े हुए हैं रेवेन्यू के, उसको फौरी तौर पर जो है वो निपटाया जाए और उन रेवेन्यू को हासिल किया जाए और रेवेन्यू जो है वो लाया जाए। जो स्टेज पर केसेस चल रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, और इस हवाले से भी एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। तीसरा मुतालबा जो सामने आया है वो रियल स्टेट का है कि रियल स्टेट की जो वहाँ पर टैक्स चोरी होता है उसको रोका जाए, और इस हवाले से हुकूमत ने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम एक अथॉरिटी बना रहे हैं, वो अथॉरिटी जो है वो एवेल्यूएट करेगी कि टैक्स जो है वो कितना लेना है, किससे कितना बनता है, और उस टैक्स के मुताबिक जो अथॉरिटी जो है वो सज़ा भी दे सकेगी जो टैक्स चोर होगा, और जुर्माना भी कर सकेगी। आज के जो मुज़ाकरात हैं वो FBR के साथ हुए कायद साहब, और FBR का जो शॉर्टफॉल है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है IMF की जानिब से। किस्त तो शायद मिल जाए, लेकिन जो फॉरेंसिक ऑडिट की बात हो रही है वो ज़रूर होगा, और अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो जाता है तो उसमें पाकिस्तान हुकूमत को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। कायद साहब अच्छा, नहीं मियाँ साहब, बात यह है, चलें एक तो बड़ी अच्छी आपने खुशखबरी तो सुना दी ना कि इस दफ़ा टैक्स चोरी करने वालों को सज़ा भी होगी, क्योंकि यहाँ तो हम जज़ा ही देखते आए हैं जो आपके सामने ही रहा। लेकिन मामला ये है कि ये जिस तरीके से हमने ये इस फिर क्या हमें तो बताया गया था बड़ी रोज़ी पिक्चर है, औरंगज़ेब साहब जो हैं माशाल्लाह बड़े एक मंजे हुए बैंकर हैं और बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े ओहदों पे वो काम करते रहे हैं। तो ये क्या मामला है कि फोरेंसिक ऑडिट तो एक ऐसी बात है कि जो एक तो हमारी जो सॉवरेनिटी है उसके भी हमारे इश्यूज़ हैं, हम एक बाइज्जत मुल्क हैं, और फिर ये हम श्रीलंका के बाद दूसरी मिसाल बनेंगे अगर वो फोरेंसिक ऑडिट करते हैं। और ये कहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर फोरेंसिक ऑडिट में जाहिर है बहुत कुछ निकल भी आ सकता है, क्योंकि खासे तो है ना स्केल्टन हमारी कबर्स में मुबैना तौर पर, तो फिर क्या होगा? इस हवाले से किसी से बात हुई है आपकी? कैसा फोरेंसिक ऑडिट की जानिब जो है मामला नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट वो होता है जिसमें बाकायदा तौर पर इनवाइसिंग जो है वो चेक की जाती है, और उसकी डेट जब से इनवाइसिंग बनती है या जब से ये दादोशुमार लिखे जाते हैं वहाँ तक का जो है वो जायज़ा बाकायदा तौर पर साइंसी अंदाज से लिया जाता है, जो कि बड़ा ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट खुदा न खास्ता ऐसा मामला भी वहाँ तक जा सकता है। मेरी जो बात हुई इकोनॉमिस्ट से, उन्होंने इस पर जो है वो बड़ा तशवीश का इजहार किया है, और उनका कहना है कि IMF का प्रोग्राम तो शायद ये जो किस्त है ये किसी ना किसी तरह मिल जाए, और जो शॉर्टफॉल है IMF का इसका FBR का वो बड़ा अलार्मिंग है। इस वक्त 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो आ रहा है, इससे ज़्यादा शॉर्टफॉल जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि शायद हो। अगर वो उसको IMF जो है वो उस पर मुतालबा डू मोर का मुतालबा करता है और उस हवाले से हुकूमत से पूछता है कि इसका प्लान क्या है, कैसे इसको कवर किया जाएगा, तो हुकूमत के पास नए टैक्स लगाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। जो बजट आ रहा है उस पर नई तजावीज़ जो है IMF देगा। अब जो बजट का कहा जा रहा था कि ये किसान जो ताजर दोस्त होगा, किसान दोस्त होगा। हम ब्रेक पे जाएं, कोई बिटकॉइन कोई लॉन्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है? और उधर एक मुल्क में तो बिटकॉइन में से 250 मिलियन डॉलर उड़ गए। गालिबन अर्जेंटीना की मैं बात करूं, अगर मेरा इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी वेल। जी मियां साहब, लेकिन कायद साहब ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बिटकॉइन के हवाले से और दीगर जो करेंसीज हैं डिजिटल करेंसीज, उसमें ट्रंप का बड़ा एग्जेक्टिव ऑर्डर ये आ गया है कि शायद उन्होंने भी ये बांध लिया है कि डॉलर जो है वो उसको खतरा है, क्योंकि यूरोप भी अलग हो गया, दीगर ममालिक जो हैं वो भी अलग हो रहे हैं, तो इसलिए डॉलर को जो खतरा था उस खतरे को बांधते हुए जो बिटकॉइन समेत दीगर जो डिजिटल करेंसीज हैं उनको अमेरिका का जो ज़र मुबादला है उसका हिस्सा बनाने का उन्होंने ऑर्डर किया है कि इन करेंसीज को उनका हिस्सा बनाया जाए। जैसे ही ऑर्डर हुआ तो बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू पहले से कई गुना जो है बढ़ गई, और दीगर जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ गई। और वो एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं, अभी बात और भी होंगे, और फिर इस ऐसे हालात में जब हम इतने इकोनॉमिक फीस इकोनॉमिक स्टेट में हैं,
या स्टेट्स जिसे कहते हैं आप उसमें हैं, तो क्या हमें अपनी काबीना को इसी तरह फैलाते जाना चाहिए? हम कितने अमीर मुल्क हैं और माशाल्लाह किस किस्म की हम यानी बादशाह तबीयत इंसान और लोग और हुक्मरान वाक़या हुए हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, मैंने एक दफ़ा फिर कोशिश की है क्योंकि ख़बर बड़ी थी। डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने हमें बताया कि अभी कुछ नाराज़गी का इज़हार किया और फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है। और अब हम डॉक्टर साहब, मैं डायरेक्ट आपकी तरफ आता हूँ, लंबा सवाल नहीं रखूँगा। ये तो एक तो ये बताइए कि ये फोरेंसिक ऑडिट किस चीज़ का होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसमें हम ओहदा बरा नहीं हो पाते जिसके लिए हम बड़े जाने माने जाते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डॉक्टर साहब? जी, जो सर्जिकल ऑडिट की बात होती है, मैंने बताया कि आज तक सिर्फ पहले 2 मुल्कों का हुआ है, एक दफ़ा श्रीलंका का और एक दफ़ा अर्जेंटीना का। पाकिस्तान ये तीसरा मुल्क है और तीनों जो हमारे बहुत बड़े लेंडर हैं, यानी वर्ल्ड बैंक भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF, तीनों की टीम इकट्ठी हुई है और उन्होंने सीरियस जो है अपने जो है खदशात का इज़हार किया है कि जो रिपोर्टिंग उन्हें हो रही है, चाहे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की पिछले 10 साल की हो या वो करंट की हो या कर्ज़ों के जिस मकसद के लिए लिए गए थे, क्योंकि हम बहुत से शहरों के लिए भी ले लेते हैं प्लान्स, वर्ल्ड बैंक से भी, एशियन डेवलपमेंट से भी, और फिर उसके बाद पता चलता है कि उनकी सही रिपोर्टिंग नहीं हुई। तो बड़े सीरियस खदशात के इज़हार किए हैं। जो टेक्निकल टीम पहुंची है, तो ये पहले टेक्निकल टीम्स अब देखेगी हमारे अकाउंट्स को। उन्होंने कहा है कि आप हमें पिछले 10 साल का डेटा दीजिए और उसमें सारी तफसीलात दीजिए, फिर हम उसका जायज़ा लेंगे और फिर हम आपको फ्यूचर में ये भी वार्न करते हैं कि कोई भी बड़ा मंसूबा अगर आपने शुरू करना हो तो पहले उसकी फिजिबिलिटी, उसकी सारी डिटेल्स हमसे शेयर करें। डॉक्टर साहब, अगर फोरेंसिक ऑडिट जो है उसका वो हमारे खिलाफ आ जाता है तो फिर क्या होगा? जाहिर है वो उसकी सख्त वार्निंग्स होती हैं। हमें पहले भी जुर्माना हो चुका है 2 दफ़ा। आपको भी याद होगा, शौकत अजीज साहब जब आए थे तो उस वक्त भी ये चीज़ आई थी सामने कि कुछ रिपोर्टिंग सही नहीं हुई थी डार साहब के ज़माने में, तो फिर हमें फ़ाइन देना पड़ा था। तो ये एक तरह से जाहिर है कि एक बहुत, आप कह लीजिए कि डिससेटिस्फेक्शन का इज़हार होता है उस मुल्क के जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि हमारी जो आहिस्ता-आहिस्ता इंतज़ामिया है ये बिल्कुल ही बेकार होती जा रही है। पहले तो ये मसला होता था कि चलिए वो पॉलिटिसाइज़ हुई, अब नालायक भी साथ बहुत होती जा रही है। तो सर ये किस्त मिल जाएगी अगर ये फोरेंसिक ऑडिट होता है? तो ये किस्त जो अभी मिलनी है और इस पर जो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, ये किस्त मिल जाएगी? जी, किस्त के बारे में तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मिल जाएगी, मगर ये है कि पाकिस्तान को अब मोहतात तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो हम पहले समझते थे कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से वो हमें बहुत से वेवर दे देते हैं और हम पे नरम हाथ रखते हैं, वो अब नहीं होगा। तो हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा और अपनी कैपेसिटी और बिजली की कीमतों में कमी से रोक दिया गया है IMF की जानिब से कि बिजली की कीमतों में कमी फिलहाल नहीं करनी। तो इस हवाले से अब बिजली की कीमतें अगर कम नहीं होती तो मामला तो वही रहेगा, तो लोग सोलर पर आ जाएंगे, फिर दोबारा सोलर जो है सोलराइजेशन शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि जो भी प्लान हम बना रहे हैं उसके लिए हमें पहले उनकी प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसलिए जब ये टैक्सों में भी इस्लाहात का मामला हुआ, जिसमें बिल्कुल ऐसी टैक्सेस के निज़ाम को ख़राब करने की मज़ीद बात थी कि हम आपको ट्रांजैक्शन ही नहीं करने देंगे, पहले हमसे पूछिए फिर प्रॉपर्टी खरीदिए। इस तरह दुनिया में नहीं होता। वो वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने उनको बताया कि भाई आप अपना रिपोर्टिंग का सिस्टम ठीक कीजिए, अपने हुकूमती निज़ाम को बेहतर कीजिए, लोगों को कारोबार। IMF का तो ये भी इतराज़ है कि कैपेसिटी पेमेंट जो है वो दी जाती है और सोलराइजेशन पे, नेट मीटरिंग पे कैपेसिटी पेमेंट है और उस पर जो है वो बिजली पर जो है वो उस पर राहत आ रहे हैं और हुकूमत कहती है कि बिजली जो है वो कम पैदा हो रही है। तो इस पर IMF जो है वो सोलराइजेशन पर नेट मीटरिंग भी ख़त्म करने जा रही है। फिर जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहते हैं कि आप अपना जो एनर्जी का वाला मामला है इसको तो बिल्कुल नए सिरे से दुरुस्त करें, क्योंकि जाहिर है कि हमारी पॉलिसीज़ इसके बारे में इतनी वेवर्ड होती हैं। कभी हम कोई प्लान लेकर आते हैं, कभी कोई प्लान लेकर आते हैं, और हालत ये है कि जो अरबों रुपए का सेल टैक्स बिलों के साथ लग के आता है, उसमें से खुद हुकूमत की तरफ से 25 से 30% की रिकवरी नहीं होती और वो एक डेट खड़ा हो जाता है। अब आप देखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं सवाल ज़िमनन चाहूँगा, ये जो 4500 अरब रुपया हमारे बैंकों में ज़ेर इल्तवा है, ये टैक्सेशन के जो केसेस हैं, इस पर भी वो जोर दे रहे हैं, तो अब ये तो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये तो अदालती मामलात हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये गुलामी की जो जंजीर है वो और हमारे उसका दायरा पहले हमारे पाँव से शुरू हुआ था, गले तक पहुँचा है।
तो ये केसेस फ्रिवलस बहुत फाइल करते हैं, एफबीआर वाले वक्त ज़ाया करते हैं, लोगों का भी पैसा लगवाते हैं और फिर जाकर गलत रिपोर्टिंग करते हैं IMF वर्ल्ड बैंक को कि जी दरअसल हमारे बहुत से केस, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं। जब उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम से बात की तो उन्होंने बताया कि इनके 99% केसेस जो है वो जो है डिसमिस हो रहे हैं, यानी कि वो उनमें तरीके से अपीलें नहीं की गई हैं और अपील के काबिल ही नहीं थे। तो ये हमारी अब जो रेवेन्यू क्यूरेसी है, इसने एक नया तरीका पकड़ लिया है कि खुद तो सारा दिन बैठकर सेल टैक्स के रिफंड में पैसे लेते हैं और बंदूकें निकाल लेते हैं और उनको जाकर ये गोली देते हैं कि जी दरअसल हम बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर हमारी अदालतें हमारे केस नहीं सुनते। अब जब डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाऊंगा, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है कि क्रिप्टो करेंसी को अमेरिका के ज़रिए मुबादला के ज़खायर का हिस्सा बनाया जाए क्या, और डॉलर जो है वो उसको क्या ट्रंप ने ये बांध लिया है कि डॉलराइजेशन जो है वो ख़त्म हो रही है, डॉलर का जो है वक़्त ख़त्म हो जाएगी, यूरोप अलग हो गया तो फिर अब वो क्रिप्टो करेंसीज पे आ गया है? जी बिल्कुल, देखिए क्रिप्टो करेंसी में तो पाकिस्तानियों के भी बिलियंस लगे हुए हैं, मगर वो लोग तेज़ हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको रेगुलेटरी निज़ाम के नीचे लाकर, इससे पहले कि लोग बाहर ही रियासतों के बाला ही काम करें, हम खुद इसकी जो है वो रेगुलेशन कर लें। और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तानियों ने भी बिलियंस लगा रखे हैं, मगर वो इसमें लेन देन भी कर रहे हैं। तो अमेरिका ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल इस लिहाज से किया है कि अमेरिकनों का इतना पैसा जो है वो क्रिप्टो में लगा हुआ है, तो क्यों ना उसको वो हुकूमत के ज़ेरे निगरानी लाएं और उसके, क्योंकि फ्यूचर की करेंसीज तो फिर आपको पता है डिजिटल ही होंगी, वर्चुअल करेंसीज ही होंगी। हमारा स्टेट बैंक भी इस पर सोया हुआ है, हम काम तब करते हैं जब सारी दुनिया उससे फ़ायदा उठा चुकी होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक साहब एक बड़ी खबर जो है मेरे पास भी है, मैं वो खबर जो है देना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट के लिए, कि एक तो ईद उल फितर पर जो है वो बड़ी छुट्टियां होने जा रही हैं, मुलाजमीन के लिए जो है वो बड़ी खुशखबरी है, और 8 से 10 छुट्टियां जो हैं वो ईद पर होने जा रही हैं, क्योंकि अगर ईद जो है वो 31 को होती है तो फिर 8 छुट्टियां, और अगर ईद जो है वो 1 अप्रैल को होती है तो 10 छुट्टियां जो है मुलाजमीन को मिलेंगी। दूसरी जानब काजी साहब, हम 50 की काबीना जो है बना चुके हैं और पाकिस्तान इसी पे डॉक्टर साहब का टेक लेते हैं, इसी पे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम कैन वी अफोर्ड सच अ ह्यूज कैबिनेट? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये मशीरान वगैरह मिलाकर हमने तो एक फौज भर्ती की हुई है, जबकि मैं आपसे अर्ज करूं कि जो स्विट्जरलैंड है उसमें सिर्फ 5 वफाकी वजीर हैं, कनाडा है उसमें सिर्फ 10 यानी हमें बहुत सेंटर के अंदर इतनी जमा करने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, यानी आपने ये कंट्रास्ट ही काफ़ी है कि स्विट्ज़रलैंड एक बहुत अमीर मुल्क है और उसमें सिर्फ बाकी वजीर हैं, उसका काम चलता है, हमारा 50-100 से भी क्यों नहीं खुदाया चल रहा। बहरहाल इसी पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।